हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए करेंगे हम। इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पेपर है, मिड टर्म एग्जाम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सांख्यिकी नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सांख्यिकी नहीं है, याद रखना बच्चों। से बोला निम्न में से कौन सी संख्यिका जो कौन सी सूचना सांख्यिकी नहीं है। तो सांख्यिकी कौन सी सूचना नहीं है? तो भारत में जन्म दर 17 प्रति हजार, जबकि अमेरिका में 7,000। पिछले 5 वर्षों में भारत के 30 टेस्ट मैचों में जीते, 11 हारे। 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों के औसतन जेब खर्चा। तो देखो यहाँ पे तीनों में क्या है, तीनों ही में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। और ये सब सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी में कौन सी नहीं है? एकांश की जेब में 500 रुपए होना। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही है, किसके बारे में? एकांश के। तो इसका आंसर है एकांश की जेब में 500 रुपए होना, क्योंकि इसका हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है एकांश की जेब में 500 रुपए होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारा क्वेश्चन। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें, और उसके बाद हमें उनके आंसर्स देने हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड में हमसे पूछा है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हमारे पास कथन दिया हुआ है। कथन है हमारे पे, आंकड़ों को प्राथमिक स्रोतों से अभिप्राय उद्गम के स्रोतों से आंकड़ों का संलग्न से है। तो ये कथन क्या है? ये सत्य कथन है। दूसरा, प्राथमिक आंकड़े सांख्यिकी अध्ययनों से संबंधित प्रत्यक्ष मात्रक सूचन प्रदान करते हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या है? सत्य है। तो कथन एक भी सत्य है और कथन दो भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ग है, ग ऑप्शन होगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, श्रम, धन तथा समय की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विधि आंकड़ों के संग्रह के रूप में खर्चीली विधि है? अगर हम श्रम, धन की बात करें, श्रम की बात करें या समय, जहाँ पे हमारा पैसा भी लगेगा, धन भी लगेगा और समय भी ज्यादा लगेगा, तो कौन सी इन चारों में से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हमारा धन भी ज्यादा खर्च हो, श्रम भी ज्यादा खर्च हो, यानी मेहनत भी ज्यादा लगे और हमारा टाइम भी ज्यादा लगे? तो वो कौन सी ऐसी विधि है? तो वो विधि कौन सी होती है बेटा? वो विधि होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जब हम एक एक व्यक्ति के पास जाकर और प्रत्यक्ष क्या करें, उन आंकड़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, हमारा धन, श्रम और समय तीनों ही क्या है? ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण विधि का है? तो बोला हुआ है कि कौन सा गुण विधि का है, ये पूछा है हमसे। तो कम खर्चीला, कम मानव शक्ति, विशाल अन्वेषण के उपयुक्त और अनुसंधान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता। तो अनुसंधान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता, अगर हमारे अनुसंधान में, हमारे कार्य में क्या होगी? शुद्धता होगी और विश्वसनीयता होगी, तो वो क्या है? वो गुण जन गणना का की विधि है। तो समझ आ गया। तो इसका आंसर है अनुसंधान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हम इंग्लिश वाले करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से नहीं है? तो ये क्या है? एकांश हैज 500 इन हिज पॉकेट, दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स की नहीं है। बाकी ये तीनों तो इंफॉर्मेशन जो है स्टैटिक्स की है। नेक्स्ट में आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट दी, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्सेज। ये करेक्ट है, ट्रू है ये। दूसरा बोला है, प्राइमरी डेटा प्रोवाइड द डायरेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टैटिक स्टडी, ये भी ट्रू है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है इंग्लिश मीडियम में, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी, लेबर इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि कौन सा एक्सपेंसिव मेथड है डेटा कलेक्शन का, जिसमें हमारी मनी खर्च होती है, लेबर खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, ठीक है। तो किस तरीके से? टेलीफोनिक इंटरव्यू से, इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंट। तो इसका जो आंसर है, जिसमें हमारे को पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारा समय खर्च होता है वो किस में होता है? तो हमारा समय जो खर्च होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में होता है। जब हम किसी से डायरेक्टली मिलते हैं और उसके बाद जानना शुरू करते हैं, तो वो डेटा जो है मैक्सिमम हमारे लिए कॉस्टली होता है, क्योंकि टेलीफोनिक या क्वेश्चनरी तरीका या लोकल सोर्सेज के थ्रू अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीप होगा एज कम्पेयर टू
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। इसी का ऑप्शन वाला है विच वन इज द मेरिट ऑफ द सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड के लिए कौन सा जो है सबसे ज्यादा मेरिट यानी फायदे वाली चीज है। तो सेंसस मेथड में सबसे ज्यादा फायदे वाली चीज कौन सी है, रियलाइजेशन एंड एक्यूरेसी। तो अगर हमारे को डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा क्या होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, लोगों को उस पर विश्वास हो, और उस डेटा में क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर डेटा में रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होगी तो वही क्या कहलाएगा, वो बेस्ट सेंसस मेथड कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प दीजिए। तो जो आपका अभी कथन है बोला 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 5 10 15 25 हो सकती है, पर क्या विद्यार्थियों की संख्या 1/2 यानी 1.5, 1/4 या 1/3/4 नहीं हो सकती। तो ये एक विकसित चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थी 1 2 3 4 होंगे, कोई विद्यार्थी 1.5 2.5 तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला जो आपका अभिकथन है वो सही है, वो ट्रू है। नेक्स्ट बोला है कारण में विकसित चर वे चर हैं जिनके मूल्य एक पूर्णांक एक या पूर्णांकों के रूप में बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, और ये पूर्णांकों के रूप में मगर ये निरंतर नहीं बढ़ते। तो इसका जो कारण है ये भी ठीक है। तो इसका असर्शन और रीजन यानी अभिकथन और कारण दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक औसतन नौकरी पेशा परिवार के व्यय को निम्नलिखित वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और आपको उसके एंगल निकालने हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में आपको जो निकालने वो पूछा है कि भोजन का और आवास का पूछा है। किस किस के लिए पूछा है आपसे, भोजन के लिए पूछा है और आवास के लिए पूछा है, और एंगल आपको निकालना है उसका। ठीक है, तो भोजन कितना है भाई, भोजन है 42%, तो भोजन कितना है 42%। और आवास कितना है, आवास है 18%। आवास कितना है बेटा, आवास है 18%। कितना आवास, 18%। तो हम भोजन और आवास देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ताकि हमारे एंगल निकल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन में हमारे को भोजन कितना दिया हुआ है 42%, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 42/100 इंटू 360। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, 360 को अगर हम 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो बेटा क्या आएगा, 0 से 0 यानी 3.6 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि हम 42 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट है, जो भी हमारे को एंगल दे रखा हो, जैसे यहाँ पे हमें एंगल क्या दिया हुआ है, भोजन और आवास दोनों के लिए एंगल क्या दिया हुआ है, देख लो। हमारे को भोजन के लिए दिया है 42% और आवास के लिए कितना दिया हुआ है 18% दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने सॉल्व करने के लिए 42/100 इंटू 360 रखा और इसे कैलकुलेट कर दिया, या हम पहले 360 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3.6। तो हम 42 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 151। सेम तरीका दूसरे में भी कर सकते हैं, 18/100 इंटू 360। आप इसको रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको पता लग गया कि 360 की वैल्यू क्या बन गई 3.6। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 18 इंटू 3.6। तो 18 को जब 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 64.8। तो दोनों तरीके हैं। एक तरीका क्या है, जो भी आपको एंगल परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज यानी 42/100 इंटू 360 या 18/100 इंटू 360। जैसे इसमें अगर औरों की भी निकालनी हो, सपोज करो 20 वाले की निकालनी हो तो आप कर सकते हो 20/100 इंटू 360। 15 की निकालनी हो तो 15/100 इंटू 360। 5 की निकालनी हो तो 5/100 इंटू 360। तो आप सेम तरीके से भी कर सकते हो, या 360 को पहले 100 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू है उसके बाद जो भी आपको एंगल दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 150.51.2 और दूसरा आंसर आ जाएगा 64.8। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, तो ये ऑप्शन है हमारा जो है ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है, खा। क्लियर है, ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन खा हो जाएगा। एंगल निकालना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित, ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपने और इसके आंसर देने हैं। चलिए तो पढ़ते हैं इसे और इसके आंसर निकालते हैं। 6 क्वेश्चन के जो आपका कथन है वो है दंड आरेख वह आरेख है जिसके आंकड़ों को दंड या लाइनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो कथन है आपका सत्य है, इसका कथन, तो कथन आपका सत्य है। तो दंड आरेख क्या होता है भाई, दंड आरेख वो आरेख होता है जिसको लाइनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सत्य है आपका। फिर दंड की चौड़ाई अलग अलग होती है परंतु ऊंचाई एक जैसी होती है। तो इसका जो कथन है वो असत्य है, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि
वो तो सेम नहीं होते हैं, जिसके कारण जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा क्या, ऑप्शन का होगा कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा का। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन 5 है, पाई चार्ट दे रखा है, तो बोला था एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज वर्किंग फैमिली शोन थ्रू द पाई डायग्राम। आपको फाइंड आउट करना क्या है, फूड और हाउसिंग का एंगल निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ थ्रू द पाई डायग्राम ऑफ फॉर फूड एंड हाउसिंग। तो पहले देखो फूड का आपको कितना डिग्री दे रखा है, तो फूड दे रखा है आपको कितना दे रखा है 42%, और जो आपके हाउसिंग है वो कितना दे रखा है आपको, वो 18% दे रखा है। चलिए हम एंगल निकाल देते हैं, कैसे एंगल निकालेंगे उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है फूड, कितना दिया है 42%, तो हम क्या करेंगे 42/100 इंटू 360 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.6 यानी 42 इंटू 360, तो आंसर क्या आ जाएगा 151.2। और दूसरा हमारे को क्या दिया हुआ था, होम दिया था, रेजिडेंस दिया था ना, आवास, उसका कितना है 18%, तो हम फिर क्या करेंगे 18 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64.8। तो हमारा आंसर आएगा जो फूड का आएगा वो आएगा 151.2 और जो हाउस का आएगा 64.8। तो कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं फटाफट से हम, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आपसे संचय आकृति के वक्र किस आकार का होता है। तो संचय आकृति का वक्र किस आकार का होता है, तो संचय आकृति का वक्र होता है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो किस आकार का होता है भाई संचय आकृति का वक्र, तो वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे। नेक्स्ट है त्वरण के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो किन चीजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो माध्यिका की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अगर हम त्वरण की आलेखी देखें तो उससे हमें माध्यिका की जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्न कथन को पढ़ना है और उसके बाद पूछा है इसमें, तो बोला है अभी कथन में श्रृंखला 5 8 4 5 5 8 4 7 5 2 5 का बहुलक बताओ। तो ठीक है, उसके अलावा बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला से अधिक बार होता है। तो पहले तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये जो संख्या है इस संख्या का बहुलक क्या है, 8 है इसका बहुलक। तो बहुलक का तो मतलब आपको पता है ना, बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों। तो बहुलक का जो मतलब होता है वो होता है, तो जो बहुलक है, बहुलक का मतलब क्या होता है मोड, ठीक है ना। और बहुलक का मतलब है जो नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है जो क्वेश्चन में बोला है, 8 तो 2 टाइम्स आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इसका बहुलक 8 नहीं, इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक 5 होगा, यानी इसका अभिकथन तो क्या है, अभिकथन गलत है, ये फॉल्स है। उसके बाद क्या पूछा है, बोला है कारण में बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो इसके कारण क्या होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, यानी खंड घ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खंड घ इसका आंसर ठीक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन में बोला है द मोड ऑफ द सीरीज 5 8 4 4 4 5 5 8 4 7 5 5 7 2 5 इज 8। तो बोला है क्या 8 जो है वो इसका मोड है। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। तो 8 कितनी बार आया 1 और 2 टाइम्स। अब 5 काउंट कर लो, 5 आया 1 2 3 4 5। तो इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, वो होगा 5। और यहाँ पे क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो यानी इसका जो असर्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है मोड इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। मोड वो नंबर होता है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार आता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। मोड क्या होता है, जो जित सबसे ज्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं। तो इससे इसका असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, जिसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 में पूछा है आपसे सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज। तो आपको भी पता है
जो डेविएशन होता है डिफरेंट वैल्यू का अर्थमेटिक मीन में, वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है। तो जो डेविएशन होता है डिफरेंट वैल्यू का फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट में बोला आपसे मीडियन निकालनी है, क्या बोला है, मीडियन निकालनी है। तो मीडियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, 1 2, सबसे पहले इनको ऑर्डर में लगाएंगे, किसमें लगा देंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में मीडियन निकालनी है। तो मीडियन देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, हमें नंबर दे रखे हैं 5 9 10 6 4 17 23 3 एंड 11। तो सबको हम क्या करेंगे, पहले सबको हम ऑर्डर पे लगा देंगे, किस में लगा देंगे, ऑर्डर पे लगा देंगे। तो हमने ऑर्डर पे लगा दिए 3 4 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है 3 4 5 6 9 10 11 17 और 23। तो ये टोटल जो नंबर है कितने हैं, टोटल नंबर 9 है। तो यानी ऑड है, जब ऑड नंबर होते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 + 1, यानी 10/2। तो टर्म कौन सी आ गई, फिफ्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म काउंट कर लो इसमें, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो मीडियन क्या आ जाएगी 9। तो क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे को ऑर्डर गलत दिया होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इवन है या ऑड है। अगर इवन नंबर है तो n/2 और n/2 + 1 लगाते हैं, और ऑड टर्म होते हैं तो क्या करते हैं, n/2 + 1 लगा के सीधे हम टर्म निकाल लेते हैं। और इसकी जो टर्म निकली वो क्या निकली, फिफ्थ टर्म निकली। तो टर्म क्या थी, टर्म तो फिफ्थ थी, और जो इसका आंसर आया वो क्या आ गया, आंसर आ गया इसका 9, क्योंकि जब हम इसे ऑर्डर में लाएंगे तो हमारे को 9 आंसर दिखेगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9 हमने अभी सॉल्व करा है। विभिन्न मूल्यों के समांतर माध्यम से विचलन को योग होता है, तो विचलन का योग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालनी है, तो इसका आंसर है 9। पहले हम क्या करेंगे, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, यानी सबसे पहले हम लगाएंगे 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 11 के बाद 17 और फिर 23। तो टोटल जो नंबर है वो 9 होंगे ये। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, सॉल्व करने में हमने बताया लगा देंगे हम n+1/2 लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व करा तो आप आंसर को देख लें और चेक कर लें। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के, क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक, और सेक्शन बी की नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो उसे भी देखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है।